नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक समूह। हमने समूह की परिभाषा, इसके तत्व और इसकी विशेषताएं पढ़ ली थी। आज हम आगे पढ़ेंगे इसमें समूह और व्यक्ति। कुछ समाजशास्त्रियों ने समूह को व्यक्ति के ऊपर प्राथमिकता दी है। जैसे दुर्खिम के अनुसार समूह और समाज स्वतः उद्भूत होते हैं या स्वे जेनरिश हैं। इनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता। दुर्खिम के अनुसार समूह की अपनी परंपरा, इतिहास, एकता की भावना और प्रतीक होते हैं जो सामूहिक अनुभव का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये किसी प्रकार व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर नहीं करते। दूसरे समाज वैज्ञानिकों का मत है कि समूह व्यक्तियों का संकलन है। व्यक्ति के बिना समूह के बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता। चार्ल्स हार्टन कूले ने इन दोनों मतों के समन्वय बनाने का प्रयास किया है। कूले का मत है कि व्यक्ति और समूह एक ही यथार्थ के दो पहलू हैं। इनके मध्य एक तरह का सह अस्तित्व है और इनमें गहरा समन्वय है। सोरोकिन ने समूह निर्माण के लिए कुछ परिस्थितियों का बताया है जो इस प्रकार है: नातेदारी, रक्त संबंध और समान उत्पत्ति की धारणा। दूसरा है विवाह। तीसरा है धर्म और जादू होने में विश्वास की समानता, भाषा की समानता, समान उत्तरदायित्व, भूक्षेत्रीय निकटता, व्यावसायिक हित, आर्थिक हित, सामाजिक संस्थाओं में तारतम्य और समान खतरा अथवा शत्रु से सुरक्षा की भावना समूह के निर्माण के तत्व हैं, सोरोकिन के अनुसार। वहीं रॉबर्ट बियरस्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समूह निर्माण के कुछ आधार बताए हैं जो इस प्रकार है: परिवार, आयु, लिंग, प्रजाति, व्यवसाय आदि। समूह के संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें है मैकाइवर तथा पेज ने प्रांत, नगर, गांव, पड़ोस को सामाजिक समूह का उदाहरण माना है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि प्रांत, नगर, गांव, पड़ोस सामाजिक समूह के उदाहरण हैं। बोगार्ड्स ने प्रजाति, धार्मिक समूह को सामाजिक समूह का उदाहरण माना है। बोगार्ड्स का मानना है कि समाज के सभी अंग अपने आप में समूह हैं, इसलिए उन्होंने परिवार, समुदाय, संस्कृति, शिक्षा, धर्म, प्रजाति, यहाँ तक कि संसार को भी समूह माना है। मर्टन प्रजाति राष्ट्र को समूह नहीं मानते क्योंकि इसमें पारस्परिक अंतःक्रिया का अभाव है। मर्टन ने समूह के दो पक्षों की चर्चा की है: व्यक्तिपरक पक्ष, सदस्य स्वयं को समूह का सदस्य माने; वस्तुपरक पक्ष, इसमें दूसरे भी उस सदस्य को उसी समूह का साझी समझे जिसका वह खुद को समझता है। यानी मैं किस समुदाय या समूह का सदस्य हूँ, मुझे दूसरे सदस्य भी ऐसा माने जैसा मैं मान रहा हूँ कि वह उस समूह का सदस्य है। इस प्रकार मर्टन के अनुसार एक समूह की कुछ विशेषताएं हो सकती हैं जो इस प्रकार है: दो या दो से अधिक व्यक्ति, निरंतर चलने वाली कुछ हद तक स्थायी अंतःक्रिया, समूह के सदस्यों के बीच हम की भावना यानी वी फीलिंग का पाया जाना, दूसरे भी उसे उसी समूह का सदस्य माने। गिलिन के अनुसार सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता यह होती है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क में हों, साथ ही परिणाम स्वरूप अंतःक्रिया का होना भी आवश्यक है। जॉनसन ने बताया है कि सभी सामाजिक संबंध समूह का निर्माण नहीं करते, बल्कि संबंधों में सहयोग का होना आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक संबंध संघर्ष पर आधारित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी समूहों में सामाजिक संबंध अनिवार्यतः पाए जाते हैं। सहयोग का अर्थ पूर्ण सहयोग से नहीं है, यह आंशिक भी हो सकता है। जैसे परिवार के सदस्यों के मध्य कुछ विरोध हो सकता है, लेकिन उनमें सहयोग भी पाया जाता है। इसी से परिवार का अस्तित्व बना रहता है। एंथनी गिडिंस समूह को केवल कुछ व्यक्तियों का संकलन मानते हैं।
जिनके मध्य निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है। जर्मन समाजशास्त्री F.G. गिडिंस ने बताया है कि समूह के सदस्यों के बीच एक प्रकार की भावना पाई जाती है जिसे समचेतना कहा जाता है, के कारण समूह के सदस्यों के मध्य निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है। मैकाइवर और पेज ने जागरूकता को समूह का अनिवार्य तत्व माना है। जॉर्ज सिमेल ने समूह के संबंधों के केंद्र के रूप में अकेले व्यक्ति को मोनार्ड के रूप में और अकेले व्यक्ति के रूप में मोनार्ड ने परिभाषित किया है। दो व्यक्तियों से बने संबंधों को डायड ने, तीन व्यक्तियों के संबंधों को ट्राइड कहा है। लेस्टर वार्ड ने सदस्यता के आधार पर दो प्रकार के समूह बताए। ऐच्छिक समूह, ऐसे समूह की सदस्यता हम अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं, जैसे राजनीतिक दल। अनैच्छिक समूह, ऐसे समूह की सदस्यता हमारे लिए अनिवार्य होती है, जैसे परिवार, जाति, प्रजाति की सदस्यता। हम की भावना के आधार पर समूह को दो भागों में बांटा जा सकता है, अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह की अवधारणा समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में दी है। अंतः समूह से अभिप्राय जिसके हम सदस्य हैं या जो हमारा समूह है, ग्रुप फीलिंग से है। इस समूह में व्यक्ति समानता की चेतना का अनुभव करता है, जैसे हमारा परिवार, हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारी कक्षा, हमारा व्यवसाय आदि। बाह्य समूह, जो समूह अंतः समूह नहीं है वे बाह्य समूह हैं। उनके प्रति हमारे मन में दे फीलिंग पाई जाती है, जैसे उनका परिवार, उनकी जाति, उनकी कक्षा आदि। अंतः समूह में स्वयं केंद्रता पाई जाती है। अभिप्राय यह है कि समूह के सदस्यों में श्रेष्ठता का भाव रहता है, वे अपने को दूसरे समूह से श्रेष्ठ मानते हैं। इस भावना को गम्प्लोविज ने सहजननवाद की संज्ञा दी है। बाह्य समूह के प्रति अंतः समूह के सदस्यों में घृणा, विद्वेष की भावना पाई जाती है। मर्टन ने तो यहाँ तक कहा कि अंतः समूह के सदस्यों में बाह्य समूह के सदस्यों से दुश्मनी होती है। शत्रु सेना, विदेशी प्रतियोगी समूह आदि बाह्य समूह के उदाहरण हैं। दूसरा पक्ष यह भी है कि कहीं कहीं अंतः समूह और बाह्य समूह में परस्पर व्यापकता भी देखी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप महिला विद्यालय में काम कर रही पत्नी और पुरुष विद्यालय में काम कर रहा पति विद्यालय स्तर पर एक दूसरे के बाह्य समूह हैं, वहीं घर पर परिवार की दृष्टि से अंतः समूह हैं। समूह के आकार के आधार पर हम इन्हें प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में बांट सकते हैं। इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।